So this is a very important table given in first aid. So for acidosis and alkalosis basically सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है आर्टीरियल पीएच. सो आर्टीरियल पीएच दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एसिडोसिस हो सकता है या एल्कलोसिस हो सकता है. सो नॉर्मल आर्टीरियल पीएच हमने मान लिया है 7.35 टू 7.45. तो अगर एसिडोसिस है दैट इज़ पीएच इज़ लेस देन 7.35, देन हमें दो चीज़ें देखनी है, PCO2 एंड बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट का हमें एक वैल्यू याद रख लेना है 24 दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू, हम लोग ऐसा याद रखेंगे. एंड PCO2 का हम वैल्यू रखेंगे याद 40. सो PCO2 40 एंड बाइकार्बोनेट 24. नाउ एज वी ऑल नो CO2 एक एसिड है, तो अगर एसिडोसिस होगा तो PCO2 विल बी मोर देन 40. एंड बाइकार्ब इज़ बेसिक इन नेचर. सो अगर एसिडोसिस है तो बाइकार्ब कम होगा, दैट इज़ इट विल बी लेस देन 24. सो नाउ कमिंग टू द कंडीशंस एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें हमें ऐसे याद रखना है कि उसमें CO2 ट्रैप हो रहा है, मतलब कि जितने भी कॉजेज़ हैं जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट लंग डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, या फिर ओपियोइड्स, सेडेटिव्स. ओपियोइड्स क्या करेंगे? ओपियोइड्स विल हैव अ depressing effect on the respiratory muscles and the respiratory center. So ultimately जो हमारे respiratory muscles हैं वो कम काम करेंगे. अगर वो कम काम करेंगे so CO2 will be retained and that will lead to respiratory acidosis. सेम इन द केस ऑफ वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. अगर रेस्पिरेटरी मसल्स ही वीक होंगे तो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी. अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो CO2 अंदर ट्रैप रहेगा. अगर CO2 ट्रैप रहेगा सो CO2 इज़ बेसिकली एन एसिड, सो वी विल गेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. नाउ कमिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. कभी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्वेश्चन में आए तो हमें एनायन गैप निकालना ही निकालना है. व्हाट इज़ एनायन गैप? एनायन गैप का फॉर्मूला है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, दैट इज़ द कैटायंस माइनस द एनायंस. इसमें पोटेशियम भी कभी कभी हम लोग लेते हैं, बट अल्टीमेटली फॉर्मूला सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब भी है, बिकॉज पोटेशियम बहुत कम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. दैट इज़ एज वी नो सोडियम का जो वैल्यू होता है वो हम 135 याद रख सकते हैं, क्लोराइड का वैल्यू 100 याद रख सकते हैं, एंड बाइकार्ब का 24. सो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग ये अप्लाई करें तो सोडियम इज़ 135 एंड क्लोराइड इज़ 100. मतलब ये हम बस वैल्यूज़ आर्बिट्रेरीली ले रहे हैं. एंड बाइकार्ब इज़ 24. सो एनायन गैप 11 आएगा एंड 11 इज़ नॉर्मल, दैट इज़ 8 to 12 इज़ नॉर्मल. And if it is more than 12 then it is abnormal. So what are the causes of increased anion gap? That is Hagma conditions, high anion gap metabolic acidosis. The conditions can be remembered by the mnemonic mud piles. So M for methanol or formic acid जो जहरीली शराब में होती है. Then uremia, that is the second cause. Then diabetic ketoacidosis, that is the third cause. Then propylene glycol, that can also lead to high anion gap metabolic acidosis. Then iron tablets or isoniazid. Then lactic acidosis. Then ethylene glycol. A lot of questions come on ethylene glycol in NEET, and it can cause oxalate crystals and lead to acute tubular necrosis. So that is an important question. Then salicylates, that is late poisoning. See, salicylates, as you can see, it is also coming under metabolic acidosis and it is also coming under respiratory alkalosis, as we will study. So basically it has a mixed picture. Initially it has respiratory alkalosis as a component because of the stimulation of the respiratory center, but ultimately it will lead to high anion gap metabolic acidosis in the later stages. So मड पाइल्स हमें याद रखना है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो प्रेजेंट करती है, तो स्पेसिफिकली मोस्टली जैसे जो बाइकार्बोनेट होती है इट इज़ लेस देन 15 एंड वी विल गेट कीटोन बॉडीज़
and there will be hyperglycemia in the range of 250 to 600 mg per deciliter as per Harrison. So ये 3 कंडीशंस होते हैं, उसके नाम में ही तीनों कंडीशंस हैं. डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, सो कीटोन बॉडीज होंगे बी इट इन द यूरिन और ब्लड. देन डायबिटिक्स, so hyperglycemia will be in the range of 250 to 600 mg per deciliter, whereas in the case of HHS, which is a closed differential of diabetic ketoacidosis, the hyperglycemia range is between 600 to 1200 mg per deciliter as per Harrison. And third term is acidosis. So acidosis में metabolic acidosis है. So the normal bicarbonate is 24, but to consider it as diabetic ketoacidosis, usually the bicarb is less than 15. So now coming to normal anion gap metabolic acidosis, that is NAGMA, NAGMA. So the conditions associated are hyperalimentation, then Addison's disease, then renal tubular acidosis. As we all know, there are 3 types of renal tubular acidosis: type 1, type 2 and type 4, and all of them are associated with NAGMA. It is a very important cause. Then diarrhea can lead to NAGMA. Then astazolamide, which is a diuretic, then spironolactone and saline infusion. So basically the treatment of diabetic ketoacidosis is saline infusion. So when we give saline infusion, it can convert the situation from HAGMA, that is high anion gap metabolic acidosis, to a normal anion gap metabolic acidosis because of the excess saline, although this is a benign condition. So we can remember it as hard as. Then coming to alkalosis. Now in alkalosis, as we all know, bicarb will be more than 24 since it is a base, and PCO2 will be less than 40 mmHg because it is a acid, and acid has to be less if it is alkalosis. So coming to the causes of respiratory alkalosis. So early salicylate poisoning, that will stimulate the respiratory center and the person will hyperventilate. तो ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपोवेंटिलेशन था, यहाँ पे हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है. सो एज वी ऑल नो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, दैट इज़ टेकिप्निया. टेकिकार्डिया भी होता है एंड टेकिप्निया भी होता है. तो टेकिप्निया लीड्स टू हाइपरवेंटिलेशन. देन हाई ऑल्टीट्यूड, एज वी ऑल नो, हाई ऑल्टीट्यूड, कभी जो लोग लद्दाख गए होंगे, they would have experienced, if we do not do proper acclimatization, then the patient can go into hyperventilation. Then salicylate early poisoning, as I have discussed. Then anxiety और panic attacks. एंग्जाइटी और पैनिक अटैक में क्या होता है, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है. अगर पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा तो सारा CO2 वॉश आउट कर देगा, और अगर सारा CO2 वॉश आउट कर देगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. साइकोजेनिक भी, अगर कोई साइकोसिस कंपोनेंट के कारण हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. दीज आर द लूप डायोरेटिक्स, देन vomitings can also lead to metabolic alkalosis, since there will be loss of H+ ions through the vomit, and that will lead to alkalosis. Then hyperaldosteronism. If there is hyperaldosteronism, then as we all know, aldosterone causes sodium retention.